नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जेठानी और सास को नौकरानी बनाने वाली छोटी बहू को कैसे मौसी सास ने दिन में तारे दिखा दिए। शेफाली ने कहा, माँ जल्दी से मेरे लिए बादाम का शेक बना दो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना है, मैं अभी क्लास लेकर आती हूँ। रोहन ने कहा, चाची मेरे लिए भी बादाम का शेक बना दो। मिताली बोली, क्यों, तेरे लिए क्यों बना दूं? तुझे क्या करना है बादाम का शेक पीकर, काला कहीं का। जा अपनी माँ को बोल, उसने बादाम लाकर रखे हुए होंगे, वही बना देगी। रोहन ने कहा, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या? तब तक शेफाली बोलती है, जाओ ना अपनी काली कलूटी माँ के पास, जा जल्दी, तुम्हें घर में सब बहुत लाड प्यार करते हैं तो बहुत बन रहे हो। सरोज ने कहा, यह तुम कैसे बोल रही हो रोहन से? शेफाली, तुम्हें सब प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके साथ बदतमीजी करो। रोहन ने बस शेक बनाने को बोला था तो क्या बिगड़ गया, और ये काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया? मिताली, अपनी बेटी को संभाल लो, ढंग से बोला करे, तुम उसको रोकती क्यों नहीं हो? जाओ जाओ बुढ़िया, आप अपना काम करो, हमारे पैसों पर पल रही हो और हमें ही उपदेश देती हो। आप जाओ अपना काम करो। अरे वो मीरा कहाँ हो, मेरी बेटी के लिए दूध बनाकर ला कर दो, मिताली ने कहा। अभी बनाती हूँ दीदी, ऐसा कहकर रसोई में जाकर मीरा दूध बनाने लगती है। वह अपने बेटे रोहन को भी एक गिलास दूध देने लगती है। इतने में मिताली रसोई में आ जाती है और बोलती है, दूध पिएगा, बाप तो कुछ करता नहीं है, सब मेरे पति की कमाई पर रोटी तोड़ रहे हैं। रोहन दूध का गिलास छोड़कर बोलता है, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं पानी पी लूँगा, आप परेशान न हो, और चला जाता है। मिताली और शेफाली दोनों आए दिन किसी न किसी बात पर मीरा और सरोज को सुनाते रहते हैं, क्योंकि मीरा का पति नौकरी नहीं कर रहा था और मिताली का पति की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। इसलिए मिताली अपनी सास सरोज और अपनी जेठानी मीरा को कुछ नहीं समझती, बस हर समय उनको जलील करने का किसी न किसी तरह से कोई न कोई मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन शेफाली बोली, माँ मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे मेकअप किट लाना है, थोड़ा महंगा है। मिताली बोलती है, ले मेरी लाडो, तू 10 क्या 12,000 का मेकअप किट लेकर आना। इतने में रोहन आता है और बोलता है, चाची चाची, आपने वादा किया था कि आप मुझे मेरी एग्ज़ाम फीस के लिए पैसे देंगी, मुझे एग्ज़ाम फीस के लिए 4,000 रुपयों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप दीजिए ना। मिताली ताना मारते हुए, आया ज़्यादा पढ़ने वाला, जा अपने बाप से पैसे ले ले और मेरा पीछा छोड़, इतना बड़ा हो गया है, अगर बाप के बस का कुछ नहीं है तो तू ही जाकर कमाई कर ले, पर क्या करेगा? मीरा और सरोज की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। सरोज ने कहा, मीरा मत रो, अपना दिल छोटा मत कर, रोहन ज़रूर पढ़ेगा। माँ मैं कैसे पढ़ाऊँ रोहन को, मेरे पास पैसे नहीं हैं और इनको भी कुछ काम नहीं मिल रहा। हमारे इतने सपने थे रोहन को अच्छी शिक्षा दिलाने के कि मैं उसको अच्छी शिक्षा अवश्य दिलवाऊंगी। माँ हमने किसी का क्या बुरा किया है, क्यों मुझे इतनी परेशानी के दिन देखने पड़ रहे हैं? सरोज ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ला कर देती हूँ। सरोज ऐसा कहकर अपनी अलमारी में से उसको पैसे निकाल कर देती है और कहती है, यह पैसे रोहन को दे देना, कल वो अपनी फीस जमा कर देगा। शेफाली यह सब बातें सुन लेती है और जाकर अपनी माँ मिताली को सब बताती है और कहती है, माँ दादी ने रोहन की फ़ीस के लिए 4,000 दिए हैं। इतने में मिताली गुस्से से भरी हुई मीरा के हाथ से पैसे छीन लेती है। मिताली ने कहा, मेरे पति की कमाई ऐसे ही दिए जा रही हो, पता नहीं कितने पैसे अलमारी में छिपा कर रखी हैं, तुम्हें भी तब समझ आएगा जब तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी शेफाली के लिए पैसे जोड़ने हैं, तुम तो सब हमारी छाती पर ही मूंग दलोगे। मीरा ने कहा, माँ आप परेशान मत होइए, कुछ न कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा, देखते हैं अब ईश्वर क्या करवाता है। सरोज ने कहा, मीरा तुम सुबह से उठकर शाम तक घर के कितने काम करती हो, थोड़ा मिताली को भी करने दिया करो। कोई बात नहीं, अगर मिताली घर का कुछ काम नहीं करती तो मैं कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है माँ, मैं अपने रोहन की अच्छी पढ़ाई के लिए और घर में रहने के लिए सुन लेती हूँ। एक दिन तो हमारे भी दिन बदलेंगे माँ। मीरा ने फिर कहा, बेचारी को आजकल सीढ़ी उतरने चढ़ने में कष्ट होता है माँ। सरोज ने कहा, रहने दो मीरा, मैं सब जानती हूँ, जब शाम को सारा काम हो जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, शाम को सज धज कर सेल्फी लेने अपने बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी कहीं की, मैं उसको अच्छे से समझती हूँ,
तुम ही उसकी हर बात को बर्दाश्त कर जाती हो। मीरा ने कहा, माँ आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे रोहन को पढ़ाना है और घर से भी मैं नहीं निकल सकती। हम मिताली को कुछ भी बोलेंगे तो वह घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानती हैं। सरोज जी कहती हैं, जिस तरीके से वो और उसकी बेटी बदतमीजी से बोलती हैं, मेरा तो खून खौलने लगता है, पर मैं भी कुछ कर नहीं पाती। और तुम हो कि सब कुछ सहने सुनने को तैयार होती हो कि मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए। मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती अगर मिताली सही होती तो। बात बात पर शेफाली भी मीरा और सरोज जी की बेइज्जती करती है। सरोज जी ने मिताली से कहा, तुम अपनी बेटी को समझाओ, किसी दिन मेरा हाथ छूट जाएगा। मिताली ने कहा, हाँ हाँ तुम तो मारोगी ही, क्योंकि मेरी बेटी है और आपको तो बेटियां कभी भी अच्छी नहीं लगी। आपको तो बस वह रोहन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जाओ जाओ मेरा मुंह मत खुलवाओ। मीरा स्टोर में जाती है और अपने पिता की दी हुई नटराज की मूर्ति लेकर बेचने के लिए जाने लगती है और सोचती है इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं रोहन की फीस भर पाऊंगी। इतने में मिताली उसको मूर्ति ले जाते हुए देख लेती है और बोलती है, हाँ हाँ अब तो घर का सामान बेचकर ही अपने बेटे को पढ़ाओगी। आज मूर्ति बेचोगी, कल कुछ और बेचोगी, वापस रखो यह मूर्ति। सरोज जी मिताली से कहती हैं, यह मूर्ति वो अपनी शादी के समय लाई थी, उसके पापा ने दी थी। या अब उसको रखे या बेचे उसकी मर्जी है, तुम्हारा क्या। मिताली ने सरोज जी से कहा, आप तो ज़्यादा मत बोलिए, चुप ही रहिए, हर समय अपनी काली बहू की तरफदारी करती रहती हैं। जाओ और अपना काम करो। मूर्ति लेकर वो स्टोर में रख देती है। सोहन मीरा को परेशान देखकर कहता है, मीरा परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करके रोहन की फ़ीस का इंतज़ाम कर दूंगा। मीरा बोलती है, आप जो भी करेंगे सोच समझकर अच्छा ही करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सोहन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और गाड़ी बेचने की बात करके वापस आता है। वह रोहन की फ़ीस के लिए अपनी गाड़ी बेच देते हैं, जिससे रोहन की फ़ीस का इंतज़ाम हो जाता है। जैसे तैसे 2 साल निकल जाते हैं। अब रोहन का आखिरी साल होता है और उसकी फ़ीस देनी होती है। दोनों माँ बेटी खूब दिमाग लगाती हैं। मिताली और शेफाली सोचती हैं, अब तो उनके पास एक बाइक ही बची है, वह ज़रूर उसको ही बेचकर रोहन को पढ़ाएंगे। मिताली सोहन को नाश्ता कराते हुए मीरा से कहते हुए सुन लेती है कि मैकेनिक आने वाला है बाइक ले जाने के लिए, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। अगले दिन दोनों दरवाजे के बाहर जाकर सोचने लगती हैं कि क्या करना चाहिए और दोनों ज़ोर ज़ोर से आपस में बातें करने लगती हैं। अरे अच्छा है, आज तो हमारे घर की मनहूस बाइक बिक जाएगी और हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। वह मैकेनिक इन सब बातों को सुन लेता है और बाइक खरीदने से मना करने लगता है। सोहन को जितनी कीमत बाइक की तय हुई थी उससे कम में बाइक बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। वह अपने बेटे के सामने किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, चाहे उसको कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। मिताली और शेफाली अपनी चाल में कामयाब हो जाती हैं और वह दोनों खूब हंसती हैं। मिताली शेफाली से कहती है, मैं तो बहुत सीधी रही, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं तो अगर कुछ भी करती हूँ तो मेरी चाल पकड़ी जाती है। शेफाली तुम कितनी समझदार हो, 1 मिनट में सबके मुंह बंद कर देती हो। ऐसा कहकर दोनों हंसती हुई अंदर चली जाती हैं। शेफाली चाहती थी कि किसी भी तरह से रोहन आगे न पढ़ पाए। वह रोहन को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। वह रात को 1 बजे बहुत तेज साउंड पर म्यूजिक चला देती है। मिताली ने पूछा शेफाली से कि तुम इतनी जोर से म्यूजिक क्यों चलाया है, रात को तो सोने दो। शेफाली ने कहा, माँ अपने कानों में रुई लगाओ और सो जाओ, तुम समझती नहीं हो, रोहन पढ़ न पाए इसलिए मैंने यह करना शुरू किया है। मैं भी देखती हूँ कि इस बार वो कैसे प्रथम आता है, कहकर नाचना शुरू कर देती है। मिताली शेफाली से बोली, हर समय रोहन के लिए बात करती है, कभी तो अपनी पढ़ाई के लिए भी बात कर लिया कर, हमेशा नीचे से पास होती है, शर्म नहीं आती तुझे। शेफाली ने कहा, माँ छोड़ो ना आप ये सब बातें और मुझे 10,000 रुपया दे दो। और दूसरी तरफ मीरा रोहन के पास आकर कहती है, बेटा आप सो जाओ, 1 बज रहा है, सुबह तुम्हें पेपर देने जाना है। रोहन ने कहा, नहीं माँ तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है। आप तो जानती ही हो कि शेफाली ने मेरे सारे नोट्स चला दिए थे, अब मुझे किताब से ही पढ़ना है, अभी मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा।
तभी रोहन ने तेज आवाज में बजता हुआ म्यूजिक सुना तो वह थोड़ी देर तो परेशान हुआ। बाद में उसने रुई लेकर अपने कानों में लगा ली, क्योंकि उसको पढ़ने की लगन थी। उसको अपने माता पिता को खुश रखना था और वह तभी संभव था जब वह लगन से पढ़ाई करता। और फिर जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है। अब यह रोज का नियम हो गया। रोज रोज शेफाली और मिताली नई नई चालें चलती रहती थीं। अब तो उन्होंने सरोज जी की दवाइयाँ भी बंद कर दी थी। एक दिन अचानक से सरोज जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तब उनके पति मोहन जी बोलते हैं, सरोज उठो, कुछ खाकर दवाई ले लो। सरोज जी कहती हैं, मुझसे पानी तक नहीं उठाकर पिया जा रहा है, मैं कुछ खाने के लिए कैसे ले सकती हूँ। मोहन जी ने कहा, मीरा कहाँ है, उसको तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। अरे याद आया, मीरा और सोहन तो आज ही सुबह पहाड़ी वाले मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं, कल शाम तक आएंगे। लेकिन मिताली को तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। सरोज जी ने कहा, मिताली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसने तो मेरे बीपी और शुगर तक की दवाइयाँ बंद कर दी है। मोहन जी बाहर आकर गुस्से में तेज आवाज़ में बोलते हुए, मिताली मिताली इधर आओ, देखो सरोज जी की तबीयत खराब है और तुमने सरोज जी की दवाइयाँ क्यों बंद कर दी। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया। मिताली चीखते हुए कहती है, हर समय आपको बस बैठे बैठे बोलने का काम है। मैं क्या करूं, अगर तबीयत खराब है तो आप खुद क्यों नहीं दवाई दे देते, आप क्यों नहीं दवाई ले आते। आप सब के सब मेरे पति के पैसों पर ही ऐश कर रहे हो। इतने में बाहर से मिताली का पति मदन आ जाता है और पूछता है कि यह सब घर में क्या हो रहा है। मदन ने मिताली से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ की दवाइयाँ बंद करने की, और ये तुम बाबूजी से कैसे बोल रही हो। चलो जाओ, इनको खाने को ला कर दो। मिताली मदन से बोली, तुम बड़े आए अपने माँ बाबूजी की हिमायत लेने वाले, जाओ और खुद ही खाने को दे दो। सारा सारा दिन बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो, जैसे कि मैं तो इस घर में नौकर बनकर आई हूँ। मदन रसोई से जाकर सरोज जी को चाय ब्रेड ला कर देता है और दवाइयाँ ला कर देता है। मोहन जी कहते हैं कि यह घर मेरा है मिताली, मैंने गलती की जो तुम्हें इस घर में रखा। तुम्हें तो इस घर से बाहर पहले ही निकाल देना चाहिए था। इतने में शेफाली आ जाती है और कहती है, आप यह क्या बोल रहे हैं। शेफाली मिताली से कहती है, माँ तुम चुपचाप इतना सब बातें कैसे सुन लेती हो। मिताली ने कहा, मैं सीधी हूँ ना इसलिए। शेफाली ने कहा, इसलिए सबकी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। अभी इन सबको मज़ा चिखाती हूँ मैं, इन सब के नाम से थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ और इन पर दहेज का इल्ज़ाम लगा देती हूँ। इन सबको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में आकर शेफाली अपनी माँ से कहती है, माँ इस बुढ़े को तो मैं सुबह बताती हूँ कैसे बोल रहा था कि घर से निकल जाओ। सुबह उठकर रोज जल चढ़ाने जाता है ना, तब देखती हूँ अगले दिन कैसे पूजा करता है। अगले दिन सुबह मदन जी जब छत पर जल चढ़ाने जाते हैं, ओम सूर्याय नमः मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। इतने में शेफाली सीढ़ियों पर तेल डाल देती है और मदन जी का पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। सब जैसे तैसे उन्हें उठाकर बैठाते हैं। डॉक्टर मोहन जी को पूरा बेड रेस्ट बोल देता है और कहता है कि बुढ़ापे में हड्डी का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप जितना आराम करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ टाइम तक तो तुम्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर चला जाता है। अब तो मीरा के लिए और भी काम बढ़ गया। मिताली तो कुछ काम करती नहीं थी, अब बीमार ससुर का काम और ऊपर से मदद करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब मीरा कपड़े धोने के लिए गई और जैसे ही मशीन में कपड़े डालने लगी, शेफाली मीरा से कहती है, बड़ी माँ मशीन खराब हो गई है, अब आप हाथ से कपड़े धो लो और मेरे कमरे में भी कपड़े रखे हैं वह भी ले लेना। मीरा ने शेफाली से कहा, शेफाली अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े खुद धो सकती हो। शेफाली गुस्से से बड़बड़ाती हुई जाती है, तभी उसे मिताली नज़र आती है। माँ देखो यह क्या कर रही हैं, ये मुझसे कह रही हैं कि ये सारे कपड़े तुम धोओगी। हाय माँ अब तुम ही बोलो कि अब मैं क्या करूँ। मिताली गुस्से में मीरा से कहती है, तुमने मेरी बेटी को कपड़े धोने को बोला है, अब जाओ और मेरे कपड़े में भी बेडशीट पड़ी हुई है वह भी धो देना। 2 दिन हो गए उतरी नहीं है और जो कपड़े हैं वो सब हाथ से धो लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कपड़े धोने को बोलने की। तभी रोहन कॉलेज से वापस आ जाता है और मीरा से कहता है कि माँ
आप कितनी मेहनत करती हो, लाओ मैं आपके साथ कपड़े धुलवा देता हूँ। और मीरा की मदद करने लगता है। रोहन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, वह उसकी किसी न किसी काम में मदद करवाता रहता था। सरोज जी यह देखकर बहुत खुश होती थी कि रोहन कितना अच्छा बच्चा है। और उधर शेफाली किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे सबकी जिंदगी कट रही थी। मिताली और शेफाली आए दिन कोई न कोई साजिश करती रहती थी। रोहन के पेपर करीब आ गए थे। पेपर तो शेफाली के भी थे, परंतु शेफाली को अपने पेपरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह तो बस रोहन को परेशान करने में अपनी सारी एनर्जी लगाती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि कल रोहन का पेपर है। सुबह मीरा उठकर खाना बना रही थी। उसने सबका खाना लगा दिया। दोनों उस दिन सुबह जल्दी उठी। दोनों ने भरपेट नाश्ता किया और बचे हुए सारे खाने को डस्टबिन में डाल दिया। इतने में मीरा और सरोज जी रसोई में आती हैं। वह उन दोनों को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखती हैं और मिताली से पूछती हैं, यह तुम क्या कर रही हो? खाना क्यों डस्टबिन में फेंक रही हो? अभी तो किसी ने भी नहीं खाया है। तो वह कहती है, ये मेरे पति की कमाई का खाना है, मैं चाहे खाऊं या फेंक दूं, मेरी मर्जी। तुम कौन होती हो मुझको कुछ भी कहने वाली? जाओ, एक बंदे के लिए प्लेट में खाना रखा है, जिसको खाना है वो खा लेना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी रोहन वहाँ से आता है और मीरा से कहता है, माँ मुझे खाना दे दो। वह कहती है, बेटा तू खाना खा ले। पर तभी रोहन देखता है कि खाना तो एक ही प्लेट में है। रोहन ने मीरा से कहा, माँ खाना आप लोग खा लेना, आप सारा दिन मेहनत करते हो, मैं आकर खा लूँगा। ऐसा कहकर वह पेपर देने चला जाता है। सरोज और मीरा दोनों आधा आधा खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उसी सोफे पर बेहोश हो जाती हैं जहाँ बैठकर वो दोनों खाना खा रही थी। वो वहीं के वहीं लुढ़क जाती हैं। थोड़ी देर में मिताली और शेफाली दोनों देखती हैं कि रोहन तो खाना खाकर ही नहीं गया। शेफाली का प्लान था कि रोहन खाना खाएगा और पेपर में बेहोश हो जाएगा और सब सोचेंगे कि सारी रात जागने की वजह से उसको चक्कर आ गया होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वह दोनों मीरा और सरोज जी को सोफे पर बेहोश देखकर भी एक दूसरे से कहती हैं, चलो हमें क्या पता इनको क्या हुआ है, ये दोनों क्यों सो गए। यहाँ तो सोचा हुआ कुछ होता ही नहीं, उसका उल्टा ही हो जाता है। इन दोनों को सोफे पर ही रहने देते हैं और हम दोनों बाजार चले जाते हैं। उधर थोड़ी देर पहले सरोज नाश्ता करते करते अपनी बहन रमा से बातें कर रही थी और उसको बता रही थी कि कैसे मिताली ने और शेफाली ने नाक में दम कर रखा है, एवं बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ से रमा बोलती रहती है, हेलो हेलो हेलो, परंतु उसे कोई आवाज़ नहीं आती। रमा जी की बहू सायरा रमा जी से कहती है, ज़रूर कुछ न कुछ बात हुई है, आप जाओ देखो कि वहाँ क्या हुआ है। अगर आपसे बात नहीं संभले तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। रमा ने अपनी बहू से कहा, तू अपनी सास को जानती तो है, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसे कितनी ही मिताली को मैं ठीक कर चुकी हूँ। और टैक्सी लेकर अपनी बहन सरोज जी के घर के लिए निकल जाती हैं। वह वहाँ जाकर देखती हैं कि मीरा और सरोज दोनों बेहोश पड़ी हैं। वह उन दोनों को होश में लाती हैं। सरोज रमा जी को सारी बात बताती है। रमा समझ जाती है, अच्छा तो यह सब मिताली और शेफाली ने रोहन के लिए किया होगा। वह दोनों हर समय सभी का बुरा सोचती रहती हैं। रमा जी सरोज जी से कहती हैं कि अब मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को सुधार दूंगी। अभी वो दोनों मुझे जानती नहीं हैं। और दीदी तुम कब से इतनी कमज़ोर हो गई हो जो तुम मिताली को सही नहीं कर पाई, तुम तो ऐसी नहीं थी। सरोज जी रमा से कहती हैं, क्या करूं, मेरे से अब बात नहीं संभल रही है और मैं डरती हूं कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी न आए, इसलिए चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती हूं। मीरा उठकर मासी के लिए और सबके लिए दोबारा खाना बनाती है। इतने में शेफाली और मिताली बाजार से वापस आ जाते हैं। वह दोनों मासी को देखकर बोलती हैं, यहाँ अब तुम भी आ गई, पहले ही क्या कम लोग थे। तब रमा कहती है, मैं यहाँ अपनी बहन बहनोई के घर आई हूँ और जब तक मेरा मन आएगा तब तक यहीं रहूँगी। तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाली? जाओ और अपना काम करो। और हाँ, यह जो तुम कहती हो ना कि मेरा पति कमाता है और सब खाते हैं, तो सुन लो, मेरी विदेशी बहू ने मुझे भर भर कर पैसे दिए हैं, जो सर्विस भी करती है। रमा जी अपनी बहन को बैग देते हुए कहती हैं, लो दीदी, यह बैग संभाल कर रख लो, इसमें बहुत सारे रुपए हैं, ध्यान से रखना, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगी। ऐसा कहकर वह सरोज जी को बैग दे देती हैं और सरोज जी जाकर वह बैग अपनी अलमारी में रख देती हैं। यह बात शेफाली सुन लेती है और वह अपनी माँ मिताली के पास जाती है।
माँ दादी को रमा दादी ने एक बैग दिया है और वह कह रही थी कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। दादी ने वह बैग अपनी अलमारी में रखा है। मिताली अलमारी की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि उस अलमारी से तो मेरा पुराना नाता है, उसमें से तो मैं पैसा चुरा ही लूँगी। मैं भी देखती हूँ कैसे वो अब अपने पैसों का रौब जमाती हैं। अगले दिन सरोज और रमा रसोई का सारा सामान ले आती हैं और मीरा को दे देती हैं और मीरा से बोलती हैं, जाओ जाकर सबके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ। मीरा सोचती है, चलो आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, और वो बड़ी मेहनत से सबकी पसंद का खाना बनाती है। फिर सबने पेट भरकर खाना खाया। रमा बोलती है, दीदी मीरा आओ हम भी साथ खाना खाते हैं। मीरा तुम भी अपनी प्लेट लगा लो। उधर से फाली बोलती है, माँ रसोई से आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं आज क्या बन रहा है। तब मिताली कहती है, बन रहा होगा वही रोज वाला खाना, मुझसे बिना पूछे मीरा क्या ही बनाएगी, वह हमारे घर की नौकरानी ही तो है। उधर जब तीनों खाना खा चुकी होती हैं तो रमा जी कहती हैं, आप सबने खा लिया ना, तो बचा हुआ खाना ले आओ। मीरा रमा को बताती है कि अभी शेफाली और मिताली खाने के लिए रह गई हैं। रमा जी मीरा से कहती हैं, अरे छोड़ ना उनको, उनसे हमें क्या लेना, जा जैसी मैं कहती हूँ वैसा ही कर, बचा हुआ सारा खाना लेकर। फिर रमा बचे हुए सारे खाने को खा लेती है और लंबी सी डकार लेते हुए बोलती है, अब आएगा मज़ा। इतने में मिताली और शेफाली आती हैं और बोलती हैं, मीरा हमारे लिए खाना लगाओ। खाना तो खत्म हो गया, रमा जी बोलती हैं, तुम जाओ अपने और अपनी बेटी के लिए खुद बना लो। मिताली गुस्से में मीरा से कहती है, मीरा उठो और हम दोनों के लिए खाना बनाओ। मेरे पति के पैसों का खाना खाकर तुम यहाँ आराम से टांग पसार कर बैठी हो, उठो जाओ जाकर खाना बनाओ। रमा मिताली से कहती है, खाना तुम खुद बनाओ। मिताली बुनबुनाती हुई रसोई में जाती है और सूखी ब्रेड चाय बनाकर शेफाली को दे देती है। शेफाली अपने माँ से कहती है, माँ यह क्या है, मुझसे यह सब नहीं खाया जाएगा। मिताली ने कहा, ज़्यादा आई कहीं की गवर्नर हो, चल चल जो दिया है चुपचाप से खा ले। शेफाली ने कहा, देखो रोहन की माँ रोहन के लिए कितना अच्छा खाना बनाती है और एक आप है जो मुझे सूखी ब्रेड दे रही हो। मिताली ने कहा, खाना है तो खा वरना रहने दे, और दोनों जैसे तैसे अपना पेट भरती हैं। दूसरी तरफ रमा जी अपनी बहू सायरा को वहाँ की सारी अपडेट देती हैं। सायरा रमा जी से कहती है, मदर इन लॉ आप मिताली को कम मत समझना, वह ज़रूर कोई ना कोई नई चाल चलेगी, अब आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। रमा जी सायरा से कहती हैं, अभी तू अपनी सास को नहीं जानती, मैं सब संभाल लूँगी और तुम्हें समय समय पर सब अपडेट देती रहूँगी। चलो अब सो जाते हैं, अभी तो सुबह मिताली को एक और झटका देना है। मिताली सबके सामने पैर पटकते हुए मीरा को सुनाते हुए चली जाती है, पति तो कुछ कमाता नहीं, देखती हूँ कितने दिन मीरा तुम्हारे पैसों पर खाएगी। मीरा सोचती है कि सही तो कह रही है मिताली, पति का तो कुछ भी काम नहीं है, और थोड़ी परेशान सी हो जाती है। रमा सरोज जी से, दीदी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सोहन काफ़ी समय से कोई काम नहीं कर रहा, मेरी बहू सायरा अब तक सब सही करवा देती। चलो कोई बात नहीं, अब सब सही हो जाएगा, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह सुबह रमा मशीन से सबके कपड़े धो रही थी कि इतने में से फाली वहाँ आती है और रमा जी से कहती है, यह तुमने हमारी मशीन क्यों चलाई, मीरा हाथ से कपड़े क्यों नहीं धो सकती। रमा ने कहा, जा अपना काम कर, यह चकचक नहीं चाहिए मुझे, ये मशीन मैंने अपने पैसों से मंगाई है और तुम्हारी वह पुरानी मशीन बाहर रखी हुई है, जाओ तुम चाहो तो अपने कपड़े हाथ से धो लो, और हाँ सुनो शेफाली, उस कामचोर मिताली को भी बोल देना। इतने में मिताली बाहर आ जाती है। मिताली रमा जी और शेफाली से बोलती है, यह सब क्या हो रहा है। रमा जी मिताली से कहती है, मतलब क्या है, अरे अपने कपड़े धो रहे हैं, तुम अपने कपड़े हाथ से धो लो, और रह रखी तुम्हारी पुरानी खटारा मशीन। फिर रमा जी मिताली से कहती हैं, और सुनो मिताली, यह कपड़े बाल्टी में ले जाकर ऊपर सुखाया हो, बेचारी मीरा सारा दिन काम करके थक जाती है। बुझे मन से मिताली ऊपर कपड़े सुखाने जाती है तो पीछे पीछे रमा जी भी आ जाती हैं और गुनगुनाती हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। रमा जी मिताली, ये जो मैंने चश्मा लगाया है ना, ये मेरी विदेशी बहू लाई थी मेरे लिए। मिताली कपड़े सुखाती जाती है और मन ही मन बहुत गुस्से में सोचती रहती है कि देखती हूँ कितने दिन रहेंगी ये यहाँ पर, इनको तो मैं सबक सिखाकर ही मानूंगी। रोज़ रोज़ धूप में कपड़े सुखाने से तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, उस काली मीरा की तरह। दूसरी तरफ रोहन के पेपर ख़त्म हो जाते हैं। अगले दिन रमा सरोज जी और मीरा से कहती है,
आज रोहन के पेपर खत्म हो गए हैं तो शाम को हम चॉकलेट केक मंगवा कर वो काटेंगे। मिताली मन ही मन सोचती है कि चॉकलेट केक काटेंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे काटते हैं चॉकलेट केक। रमा दीदी ज़रा उस बैग में से पैसे ला दो, मुझे केक मंगाना है। सरोज जी अंदर जाती हैं, अलमारी खोलकर चारों तरफ देखती हैं पर उसको कहीं भी रमा का बैग नज़र नहीं आता। सरोज जी घबरा कर मीरा को आवाज़ लगाती हैं, मीरा मीरा इधर आओ। क्या हुआ मम्मी? अरे मैंने रमा का बैग यहीं अलमारी में ही रखा था और अब कहीं भी दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सरोज जी परेशान होती हुई बाहर आती हैं और घबराते हुए रमा को सब बात बताती हैं। रमा बिल्कुल शांत रहती है और सही मौके का तलाश करती है। 2-3 दिन बाद सब शाम को खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक रमा मिताली के कमरे के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। अरे कितना लंबा सांप, कितना लंबा सांप, हाँ ये तो बहुत जहरीला है। अरे अलमारी के नीचे छिप गया। इतने में सोहन और मदन घबराते हुए आते हैं। क्या हुआ रमा? रमा दोनों से बोली, मैंने बहुत लंबा सांप अभी अलमारी के नीचे घुसते देखा है। वह कहते हैं अच्छा आप रुकिए, हम अभी उसको पकड़ते हैं, और दोनों कमरे के अंदर आकर सांप ढूंढने लगते हैं। सोहन रमा से कहता है, मौसी यहाँ तो कोई सांप नहीं है। रमा, अरे अब क्या वहीं बैठा रहेगा, अलमारी में घुस गया होगा, अलमारी खोल कर तो देखो। मिताली बाहर से बोलते हुए आती है, नहीं नहीं अलमारी नहीं खुलेगी, मैं बोल रही हूँ ना अलमारी नहीं खुलेगी। मदन मिताली से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, यहाँ हमारी शेफाली सोती है और तुम कह रही हो कि अलमारी नहीं खुलेगी, कहीं सांप ने शेफाली को काट लिया तो? मदन अलमारी की चाबी उठा लेता है और अलमारी खोलता है। जैसे ही अलमारी खुलती है रमा अपना बैग झट से उठा लेती है और बोलती है, यहाँ कोई सांप नहीं था, यह सांप था, इसने मेरा बैग चुराया था, तो बस मैं तो कोई मौका ढूंढ रही थी अपना बैग वापस लेने का। यह चली है मुझसे टक्कर लेने, पर जानती नहीं है मुझे, मेरा नाम रमा है, सरोज नहीं। मिताली, अरे इस पर्स में तो मेरे भी पैसे रखे हुए हैं, मेरे पैसे तो दो मुझे। रमा जोर से बोलती है, चल चोर कहेगी, तेरे पैसे, बड़ी आई पैसे वाली। मदन ने कहा, यह सही रहा, अब मिला शेर को सवा शेर। हंसते हुए वह कमरे से बाहर चला जाता है। मिताली, कोई बात नहीं, आज तुम सब हंस रहे हो मुझ पर, देख लूँगी एक दिन। सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं। मिताली खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह शेफाली से कहती है, मेरी तो हर चाल ही नाकामयाब रहती है, तू ही कुछ सोच शेफाली। शेफाली ने कहा, मैं क्यों सोचूं, जब मैंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे थे तब तो तुमने नहीं दिए, लो अब गए न तुम्हारे 20,000, और कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन रमा सोहन से कहती है, लो या पैसे लो और एक चॉकलेट केक ले आना, आज रात को चॉकलेट केक कटेगा, रोहन के पेपर खत्म होने की खुशी में। सोहन नज़र नीचे करते हुए, रहने दीजिए मासी, केक रहने दीजिए ना। रमा ने सोहन से कहा, क्या रहने दीजिए, जब तू कमाने लगेगा तब तेरे से पार्टी ले लूँगी, खिलाएगा ना बिरयानी। सोहन रमा से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं मौसी, कहीं कुछ काम मिले, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ मासी। रमा, परेशान मत हो सोहन, सब ठीक हो जाएगा। सोहन केक ले आता है और मीरा से कहता है, आज रात को हम सब मिलकर केक काटेंगे, अभी तुम इसको फ्रिज में रख दो। शेफाली केक की बात सुनकर केक खराब करने की सोचती है और फ्रिज के पास जाती है। फ्रिज को वह खोलने की कोशिश करती रहती है पर फ्रिज नहीं खुलता। इतने में रमा भी वहाँ आ जाती है और शेफाली से कहती है, अरे क्या देख रही हो शेफाली, फ्रिज नहीं खुलेगा, फ्रिज की चाबी तो मेरे पास है, और चाबी दिखाती है। शेफाली पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। रमा पीछे से कहती है, केक खराब करने आई थी ना। शेफाली मिताली से कहती है, माँ मुझे भी केक खाना है। मिताली ने कहा, तो जा खा ले वहीं पर जाकर, मुझे क्या कह रही है, छोड़ दे मुझे और जाकर मिल लाओ उन्हीं लोगों से। वैसे भी मैं केक किसी को खाने दूंगी तभी तो कोई खाएगा ना, देखती था जरा मैं रात को क्या करती हूँ। और दोनों मिलकर धीरे धीरे कुछ प्लान बनाने लगती हैं। रात को सब केक काटने के लिए कमरे में इकट्ठे होते हैं। रमा रोहन से कहती है, बेटा लो केक काटो। जैसे ही केक मेज पर रखते हैं एकदम से लाइट चली जाती है। सोहन ने कहा, अरे यह कैसे हो गया, इन्वर्टर तो चल रहा था, लाइट कैसे चली गई, मैं देख कर आता हूँ। रमा ने कहा, अरे बाहर क्यों जाते हो, अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लो। जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं मेज से केक गायब था। रमा ने कहा, अरे केक कहाँ गया, अभी तो यहीं था, सब बोलते हैं गायब कैसे हो गया केक। रमा ने सरोज दीदी से कहा, दीदी क्या तुम्हारे घर में भूत प्रेत है जो एकदम से केक गायब हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सब उदास मन से सोने चले जाते हैं। मिताली और शेफाली हंसती है, लो बड़े आए थे केक खाने वाले, खा लिया केक। सुबह सुबह रमा उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही होती है, तभी खंभे के पास क्या देखती है
कि चॉकलेट केक को कुत्ते खा रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है। खाने का इतना निरादर यह तो ठीक नहीं है। इनको तो अब सुधारना ही पड़ेगा। अब रमा जी का अगला वार क्या होगा? क्या रमा जी शेफाली और मिताली को परिवार की अहमियत समझा पाएंगी? क्या रमा जी शेफाली और मिताली को उनकी गलती का एहसास करा पाएंगी? क्या होगा शेफाली के गलत परवरिश और गलत सीख का परिणाम? ये सब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर इस कहानी का दूसरा भाग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।